नमस्कार दोस्तों। और आज दोपहर को हमने बात की थी काफ़ी सारे स्टॉक्स और सेक्टर की जो इम्पैक्ट होने वाले हैं बजट के वजह से। लेकिन मैंने बोला था मैं शाम को और एक वीडियो बनाऊंगा जब मेरे पास पूरी डिटेल होगी, और अभी मुझे मिल गई है। तो एक एक्सटेंसिव रिपोर्ट मैं आपको अब बताने जाऊँ कि हर एक सेक्टर में कुछ 12-13 सेक्टर्स की मैं बोलूंगा क्या क्या क्लॉज थे और उससे कौन से स्टॉक्स इम्पैक्ट होने वाले हैं, और आपको यहाँ से स्ट्रेटेजी क्या बनानी, किस तरह के स्टॉक्स आपको लेने चाहिए। एंड तक बने रहेगा क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। मैंने एक सेक्टर के लिए मैं आपको बोलने वाला हूँ। बाय द वे, आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू बजट और एनीथिंग, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना, मैं उसको आंसर दूंगा। एनीथिंग स्टॉक रिलेटेड और सेक्टर रिलेटेड। एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, करेक्ट। चलिए तो गाइस आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो प्लीज बेयर विथ मी, क्योंकि मुझे हर एक सेक्टर के बारे में बोलने वाला हूँ। अब बात करते हैं, जब ये बजट की बात करें, इनिशियली आपको भी पता है मैंने जो दोपहर को, अगर आपने दोपहर का वीडियो नहीं देखा प्लीज देख लीजिए, जहाँ मैंने बताया था कि भाई ओवरऑल ना ये बजट था वो काफी हद तक ना मिडिल क्लास के लिए था। और सबसे बड़ी बात जो आपको भी पता है, एक बड़ा बोनस जो गवर्नमेंट ने दिया है इस बार, मोदी सरकार ने दिया कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। तो उन्होंने काफ़ी हद तक ये कंज्यूमर सेंट्रिक बजट बनाया, ना कि कैपिटल इंटेंसिव बजट, ओके। और उसके वजह से क्या हुआ है कि जो भी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी रिलेटेड है, या एफएमसीजी हो, या जो भी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, या तो ऑटोमोबाइल्स हो, वो सब सेक्टर आज बहुत ऊपर गए। सामने जो कैपिटल गुड्स के जो सेक्टर थे, कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर जैसे रेलवे, डिफेंस, इंजीनियरिंग, पीएसयू, काफ़ी सारे नीचे आए। बैंकिंग को कुछ फ़ायदा ख़ास हुआ नहीं, वो भी नीचे आया था, तो उसको भी ख़ास नहीं। अभी हम लोग एक काम करते हैं, इन सब के सेक्टर के बारे में एक के बाद एक बात करते हैं, तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा, और एंड में आपको बताऊँगा कि आपको अब यहाँ से क्या करना है। और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि एक चीज़ आप ध्यान रखना कि आज का जो मार्केट मूवमेंट था ना, वो बहुत ही थीन वॉल्यूम में था। आज सैटरडे वर्ल्ड ओवर मार्केट बंद है, एफआईआई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, म्यूचुअल फंड भी ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। तो ज़्यादा इम्पैक्ट हमें मंडे को मिलेगा, जब रियली में फुल फ्लेज वर्किंग होगी, तब हमें पता चले रही सही में मार्केट क्या ले रहा है इस बजट को। बजट में देखो यार, मार्केट कुछ नहीं है, एंड में कुछ फ्लैट जैसा ही था, नीचे पहले ऊपर था फिर नीचे गया। फिस्कल डेफिसिट का नंबर ढूंढ के, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट 4.4 बोला गया, 4.5 की जगह, जब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ फिस्कल डेफिसिट में ढील आएगी, वो आई नहीं, इसलिए मार्केट थोड़ा मायूस हो गया। और नो ओवरऑल नो मार्केट काफी गिर गया था। कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी और बात करें तो सिर्फ 10.8 लाख करोड़ की बात हुई, और वो काफी हद तक कम था कंपेयर टू व्हाट द अर्लियर यस दे यूज्ड टू। तो ये सब वजह से मार्केट नीचे था, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो इनकम टैक्स में जो बेनिफिट हुआ, उसका बेनिफिट सब सोचने लगे, और फिर बाद में मार्केट नो रिकवरी खासी आई। तो चले बात करते एक एक सेक्टर की। तो जब पहला सेक्टर हम लोग ले लेते हैं एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर तो मेन है। तो क्या सीतारमन जी ने क्या इसमें बड़े बदलाव लाए, तो भाई उन्होंने बोला कि भाई हमें तो सेल्फ रिलायंस बनना है पल्सेस में, जैसे तूर, उड़द और मसूर की दाल में है ना, ओवर द नेक्स्ट 6 ईयर्स। तो उसके लिए काफी इनिशिएटिव्स उन्होंने धन धनिया योजना लॉन्च की, जो हम वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के साथ पार्टनरशिप करेंगे, और वो क्रॉप प्रोडक्टिविटी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इरिगेशन, उन सब में बात करेंगे। और एट द एंड ऑफ द डे ये पॉलिसी से ऑलमोस्ट 1.7 करोड़ फार्मर्स को डायरेक्टली फायदा होगा क्रेडिट सपोर्ट देके। तो ये एक बड़ी योजना है। और किसान क्रेडिट कार्ड और जो लोन लिमिट है वो बेसिकली 5 लाख तक कर दी। तो पहले वो जो लोन देते थे, अभी वो बेसिकली 5 लाख तक कर दी। और मखाना बोर्ड इन बिहार, वो लोग एक बनाने वाले, मखाना को काफी, मखाना देखो एट द एंड वो इंडिया में ही बन रहा है, और एक तरह का ग्लोबल प्रोडक्ट बन सकता है, इतना पोटेंशियल है मखाना के लिए नो। इवन मैं जब दुबई में था ना, तो मैं देखता काफी मखाने के डब्बे मिलते थे, और लोग लेते थे भी सही। तो मखाना के लिए काफी हद तक उसमें बड़े बड़े अनाउंसमेंट है। इवन बेसिकली कॉटन फार्मर्स के लिए भी नो, बेसिकली एक 5 ईयर मिशन किया है, कि जहां वो यील्ड और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात करते हैं। इसमें काफी सारी कंपनी इम्पैक्ट होती है। तो अगर हम लोग इम्पैक्ट की बात करें, तो सीड्स एंड फर्टिलाइजर में ये कावेरी सीड, मंगलम सीड, जेके एग्री सीड, नाथ बायो, धनुका एग्रीटेक नो, वो सब ऑलमोस्ट 9% से ज्यादा बढ़े थे। इवन फर्टिलाइजर और एग्रोकेमिकल की बात करें तो चंबल फर्टिलाइजर, फैक्ट,
दीपक फर्टिलाइजर, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर, जीएसएफसी एंड ऑल दैट, वो भी ऑलमोस्ट 4-5% से बढ़े थे। तो ये एक था एग्रीकल्चर, लेकिन एग्रीकल्चर में हर टाइम बड़े-बड़े आते हैं, योजनाएँ आती है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड हम लोग बात करें कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की, तो यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव आया, जहाँ उन्होंने सबसे बड़ा जो था वो एंड में बोला गया कि 12 लाख का ऑलमोस्ट आपको 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना है, और ऑलमोस्ट पर पर इंडिविजुअल 40,000 से 1.5 लाख, यानी डिपेंड्स ऑन द स्लैब कौन से, तो उतना फायदा होगा। अब इसमें जब फायदा होता है तो डायरेक्टली वो कंजम्पशन बढ़ता है। तो अगर हम लोग कंजम्पशन की बात करें तो कुछ-कुछ बिज़नेस जैसे एफएमसीजी में डायरेक्टली ब्रिटानिया, एचयूएल वो सब ना 5-5%, 4-4% अप थे। इवन ज़ोमैटो, स्विगी भी 9-9, 8-8% अप थे। क्यों अप थे? मैं और डिटेल में बताऊँगा, लेकिन हाँ, एक वन ऑफ द रीज़न इज़ डायरेक्टली अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो भई चलो यार थोड़ा अच्छा पिज़्ज़ा मँगा लेते हैं या कुछ डोमिनोज़ मँगा लेते हैं, व्हाटएवर इट इज़। जुबिलिएंट फूड हब वो भी काफ़ी अप था। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लाइक ब्लू स्टार, व्हर्लपूल, कल्याण ज्वेलर्स में भी आए, क्योंकि भई अगर पैसे ज़्यादा होंगे तो लोग गोल्ड भी ज़्यादा बाय कर सकते हैं, एसी बाय करेंगे तो उस पे हुई। फिर इवन फुटवियर एंड ऑल दैट भी बढ़े थे, उसके भी एक अलग रीज़न है जो मैं बताऊँगा। तो यस, ये सब सेक्टर में डायरेक्टली कंज्यूमर डायरेक्ट बेनिफिट हुआ, तो वहाँ वो एक पॉजिटिव एंगल था। जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम लोग बात करें कैपेक्स में, तो वहाँ एक कैपिटल एक्सपेंडिचर अराउंड 11.2 लाख करोड़ रुपीज़ फॉर फाइनेंशियल 26, वो बेसिकली अगर आप देखो ना तो पिछले साल से थोड़ा कम है। लास्ट ईयर इट वाज़ 11.5 लाख करोड़, लेकिन ऑनेस्टली ना कैपिटल एक्सपेंडिचर वो लोग कर भी नहीं पा रहे। इस साल भी पूरा 17% का डेफिसिट है। तो उस तरह से गवर्नमेंट ने सोचा होगा कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर तो नहीं कर पा रहे इतना, तो इससे अच्छा हम लोग कंज्यूमर को डायरेक्टली टैक्स पेयर्स को बेनिफिट दे, क्योंकि बॉटम अप अप्रोच लाने की ट्राई कर रहे हैं। तो वो देखते हैं क्या होता है, लेकिन नीचे के लेवल से अगर डिमांड बढ़ेगी तो वो बेटर रहेगा। तो इसके वजह से क्या हुआ, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा है तो इसलिए ऑलमोस्ट काफ़ी सारे रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन स्टॉक्स नीचे गए थे। हाँ, उन्होंने हाईवे और रोड में काफ़ी खर्चा करने की बात की, ऑलमोस्ट 2.72 लाख करोड़ वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में दे रहे हैं। एनएचआई को ऑलमोस्ट 1.87 लाख करोड़ दे रहे हैं। लेकिन वो इतना तो वो नॉर्मली होता है, लास्ट टाइम भी 1.68 लाख करोड़ था इवन एनएचआई का। लेकिन इसके वजह से एनसीसी, आईआरबी इंफ्रा, पीएनसी इंफ्रा ना वो सब ऑलमोस्ट 3 से 4% गिरे थे। कैपिटल गुड्स ईपीएस स्टॉक लाइक एल&टी, थर्मेक्स एंड ऑल दैट, मेगागन वो भी 1 से 2% गिरे थे। तो कैपिटल गुड एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दिख रहा था। काफ़ी सारे कैपिटल इंटेंसिव स्टॉक नीचे आ रहे थे। अब हम लोग पावर और एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं, तो पावर एनर्जी सेक्टर में जो बड़ी चीज़ें बोली, तो उन्होंने एक तो डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म, इंट्रा स्टेट ट्रांजिशन एग्रीमेंट में एक काफ़ी अच्छा उनको बेनिफिट दे रहे हैं। ओके, सो पावर एंड जनरेशन जो कंपनी होते हैं ना, पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे एनटीपीसी और सीजी पर ऑलमोस्ट 2 से 4% गिरे। लेकिन सबसे बड़ा जो अनाउंसमेंट था उनका पावर सेक्टर में, वो 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी टारगेट कर रहे हैं बाय 2047। अभी ऑटोमेटिक एनर्जी एक्ट है, क्योंकि ये सबसे बड़ा बेनिफिट, क्योंकि वो बिजली में अगर यूज़ होता है ना तो वो बहुत ही एफिशिएंट होता है। और बेसिकली अगेन क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग में ईवी, बैटरी, सोलर पैनल्स, वहाँ भी उन लोगों ने काफ़ी सारे अनाउंसमेंट किए। सो न्यूक्लियर एनर्जी में किर्लोस्कर ब्रदर्स, वालचंद इंडस्ट्री, एल&टी वो सब डायरेक्टली बेनिफिट हुए। लेकिन सबसे बड़ा नेगेटिव जो गया था वो पावर फाइनेंस कंपनी के लिए गया था। तो पावर ग्रिड, पीएफसी, आरईसी ऑलमोस्ट 2% के आसपास नीचे गिरे थे। जब हम लोग दूसरे एक पॉइंट की बात करें तो रियल एस्टेट एंड अफोर्डेबल हाउसिंग, वहाँ किस तरह से बेनिफिट है? एक तो आपको डायरेक्टली इनकम टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है, तो आपको सेविंग होती है तो आप प्रॉपर्टी जाके बाय कर सकते हो। अगेन 15,000 करोड़ उन्होंने स्वामी फंड 2 में बेसिकली एलोकेट किया है, जो स्टॉल्ड नो हाउसिंग प्रोजेक्ट होते हैं उनको वापस चालू करने के। अगेन थोड़ा डिडक्शन हुआ है कैपेक्स में, अफोर्डेबल हाउसिंग में। लास्ट टाइम वो 11.11 लाख करोड़ था। ओके, अभी वो 10.18 लाख करोड़, तो थोड़ा वहाँ कम किया है इन लोगों ने। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में प्रेस्टीज उनका दूसरा एक भी, ये सब स्टॉक्स इसलिए बढ़ रहे थे कि भाई कंज्यूमर के हाथ में जाएगा पैसा एंड टैक्स में, तो शायद प्रॉपर्टी के डिमांड भी बढ़ेगी। तो वही प्रेस्टीज, फिनोनिक्स, मैक्रोटेक ना सब 3-4% से बढ़े थे।
ऑलमोस्ट अच्छी तरह बढ़े, क्योंकि वो एक बेनिफिट है। और लेकिन जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, जहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर कम किया, जैसे हुडको, कैनफून फाइनेंस, जीआईसी हाउसिंग, वो सब ऑलमोस्ट 3% से ज़्यादा गए। तो अफोर्डेबल हाउसिंग में थोड़ा उन लोगों ने कम किया। बाकी रियल एस्टेट वो इसलिए भी बढ़ रहे थे कि भाई आगे जाके इनकम टैक्स रेट कट आता है, तो उनको डायरेक्ट बेनिफिट हो सकता है। चलिए अभी हम लोग बात करें टेलीकॉम एंड डिजिटल कनेक्टिविटी में। तो ब्रॉडबैंड है, तो वो बोल रहे हैं कि ब्रॉडबैंड सभी गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल और प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर में ये दिया जाएगा। ओके, तो उसके वजह से टेलीकॉम और इंफ्रा में जो है लाइक डी लिंक, एमटीएनएल, एचएफसीएल, इसमें एयरटेल और वो सब नहीं आते क्योंकि प्राइवेट वो लोग लेते नहीं है, लेकिन एमटीएनएल, डी लिंक वो सबसे डायरेक्ट उनको बेनिफिट दिखा है। फिशरीज एंड एक्वा कल्चर में भी अगर आप लोग बात करें ना, तो फिशरीज में उन्होंने क्या हुआ है कि एक डेवलपमेंट इनिशिएटिव किया है, जहाँ इकोनॉमिक जोन और हाई सीज में वहाँ वहाँ एस्टेब्लिश होगा। सो जो भी श्रिम्प और फिशरी स्टॉक थे ना, अवंती फीड्स और एपेक्स फ्रोजन फूड्स, वो सब 3 से 4% से अप थे। तो फिशरीज में भी एक स्पेशल अनाउंसमेंट हुआ था। अगेन गिग इकोनॉमी इन ईशाम बेनिफिट्स। अब गिग इकोनॉमी क्या है कि ये जो ज़ोमैटो में और स्विगी में आप देखते हो ना, जो बंदे आपको फूड डिलीवरी करते हैं, उसको गिग इकोनॉमी कहते हैं। तो वहाँ वो लोग आईडी कार्ड गिग वर्कर्स को और ई श्रम पोर्टल में हेल्थ कवरेज उनको देने वाले 1 करोड़ वर्कर्स को फ़ायदा होगा। इसके वजह से भी ज़ोमैटो, स्विगी ज़्यादा भाग रहा था, क्योंकि उनके जो एम्प्लॉइज़ थे उनको डायरेक्टली फ़ायदा होगा। और जिसलिए ब्लिंकिट, ज़ोमैटो, स्विगी, तो नो डाउट उनको कंज़्यूमर का भी फ़ायदा हुआ और ये जो इंश्योरेंस की बात है उसमें भी फ़ायदा हुआ। और आगे जाके अगर पैसे आते हैं लोगों के पास, तो वो और ऑर्डर करेंगे। सो दैट इज़ द बेनिफिट दे आर गेटिंग। गाइस, थोड़ा आई नो ये थोड़ा वीडियो लंबा है, लेकिन मैं चाहता था कि हर एक सेक्टर आपके लिए कवर करूँ, तो आपको और डिटेल में, और एंड में मैं आपको स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन और टैरिफ रैशनलाइजेशन की। तो उन्होंने 7 टैरिफ रेट्स बेसिकली वहाँ रिड्यूस किया, और ओनली 8 स्टैंडर्ड रेट है अभी, ओके, इंक्लूडिंग ज़ीरो रेट्स। और बेसिकली इसमें अगर हम लोग बात करें, तो टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, स्पेशलिटी केमिकल और फार्मा में उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। ओके, सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, तो दूसरे एक सेक्टर की भी जो कहना पड़ेगा वो है फुटवेयर एंड लेदर इंडस्ट्री। अब यहाँ क्या फ़ायदा हुआ? तो यहाँ है ना, कस्टम ड्यूटी एग्ज़म्पशन हुआ व्हाइट वेट ब्लू लेदर पे, ओके, और वहाँ बेसिकली क्या हुआ, पूरा एग्ज़म्प्ट हो गया। और उसके वजह से ये जो कहते हैं ना, शूज़ कंपनीज़ है, उनको डायरेक्ट बेनिफिट होता है। इवन क्रस्ट लेदर में भी 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन क्रस्ट लेदर हैज़ बीन रिमूव्ड, तो वो भी एक बेनिफिट मिला। अगेन नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन में फूड एंड लेदर इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे प्रस्ताव रखे गए। तो इसके वजह से काफ़ी हद तक स्टॉक्स लाइक बाटा इंडिया, देन रिलैक्सो, लिबर्टी, मिर्जा इंटरनेशनल, सुपर हाउस, इस सब स्टॉक्स को डायरेक्टली बेनिफिट मिला, बिकॉज़ ये टैक्स रेट कम हो गए या तो नीली हो गए। दूसरा एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ था, वो है टॉय इंडस्ट्री के लिए। टॉय इंडस्ट्री पूरा कहते हैं ना, कोई ध्यान इतना देता नहीं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि भाई टॉय इंडस्ट्री में अभी हम लोग एक्सपोर्ट होने करने लगे हैं, और इसके वजह से गवर्नमेंट व्हाट दे वांट कि उसको ग्लोबल हब बनाया जाए। तो उन्होंने एक तरह से ना मेड इन इंडिया ब्रांड बनाने के लिए काफ़ी सारे सपोर्टिव प्लान्स अनाउंस किए इसके लिए। और का देखो, ओवरऑल अगर आप देखो ना, तो टॉय इंडस्ट्री के सभी स्टॉक लिस्टेड नहीं है। हाँ, कुछ-कुछ बड़े स्टॉक जैसे रिलायंस इंडस्ट्री और वो सब है, लेकिन फन स्कूल, ओके प्ले, हुनंग, टॉय एंड टेक्सटाइल लिमिटेड, ये सब कंपनी को डायरेक्ट बेनिफिट हो सकता है। सो ओवरऑल अगर ये कुछ मैंने आपको बताया कि क्या किस तरह से हर एक सेक्टर में इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल भी अगर हम लोग तथ्य निकालें या रैशनल निकालें कि भई क्या है इन सब का, और क्या इन एट द एंड ऑफ द डे यही हो रहा है कि जो कंपनीज़ कैपिटल इंटेंसिव है, उनको इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है, और जो कंज्यूमर सेंट्रिक है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेंट्रिक है, वहाँ ज़्यादा बेनिफिट मिला है। और एज़ ए इन्वेस्टर गाइस, ये मैंने काफ़ी सारे स्टॉक्स के नाम लिए। बाय द वे, मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ, इक्विटी सॉरी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, इसको रिकमेंडेशन मत समझना, आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्ट करना। बाय द वे, आपके कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन प्लीज़ डाल दीजिए, मैं ज़रूर आंसर दूँगा।
और ओवरऑल अगर आप हमारे प्रोडक्ट देखना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक दी गई है हमारे स्टॉक रिकमेंडेशन में। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ी थीम चेंज हो रही है, अभी कंज्यूमर सेंट्रिक ज़्यादा जा रहा है और जो सेक्टर अभी तक चले नहीं थे, जैसे कंज्यूमर सेंट्रिक है या एफएमसीजी है या ऑटोमोबाइल्स, वो आज चलना चालू हुए। आप देखो किस तरह से ऑटोमोबाइल भी एक सेक्टर जो मैं बोलना भूल गया, डायरेक्ट उनको बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि जैसे ही बंदे के पास पैसे आते हैं, या तो वो एफएमसीजी या खाने-पीने में या तो वो कुछ टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर भी ले सकता है। सो उस तरह से ऑटोमोबाइल्स में भी आज देखो बड़ी तेज़ी दिख रही थी। तो आपको भी पोर्टफोलियो अकॉर्डिंगली थोड़ा ट्वीट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। थिंग्स आर गुड, नथिंग इज़ रॉन्ग। थोड़ा आपको लगेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हुआ है, फिस्कल डेफिसिट थोड़ा कम है, इस बार जाओ ज़्यादा की उम्मीद थी, लेकिन ये वो क्या सोचे दिमाग में वही चल रहा है कि आगे जाके अगर रेटिंग अपग्रेड करानी है तो फिस्कल डेफिसिट प्रूडेंस उनको रखना पड़ेगा। और उसके वजह से उन्होंने फिस्कल डेफिसिट 4.4 का 4.9 या 5 नहीं किया। वो लेकिन एक एक बड़ी चीज़ है कि ये जो इनकम टैक्स बेनिफिट दे रहे हैं 12 लाख का, उसमें 1 लाख करोड़ जाने वाले और उन्होंने कहीं से भी इतना बजट कम नहीं किया। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो इस बार तो हम लोग पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं कर पाए क्योंकि इलेक्शन और वो सब था। और जिस तरह से मुझे लग रहा है कि मोदी गवर्नमेंट जीत के आई है, इस बार उनको लग रहा है कि भई हमें हाथ में पैसे देने पड़ेंगे लोगों के, ज़्यादा कंपनी उसको बेनिफिट नहीं, ओवरऑल मिडल क्लास को ऊपर लाना। वो कहते हैं ना मोदी जी का अगर आपने भाषण सुना होता आज, तो उन्होंने बोला ना कि भई इट इज़ लाइक अ पीपल्स बजट। तो उस तरह से वो दर्शाना चाहते हैं कि भई यहाँ सब कुछ आपके लिए है। थोड़ा वो भी मोटिव है और ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि अभी तो आजकल स्टेट ये लाडली बहना और इतना सब कुछ क्या-क्या स्कीम लाती है इलेक्शन जीतने के लिए। ये दिल्ली में देखो क्या-क्या स्कीम आ रही है, 21,000 20,000 ऐसे ही बाँट रहे हैं जैसे घर के पैसे अभी छोड़ो वो बात जाने दो लेकिन और उसके वजह से ना आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। बट एज़ ए इन्वेस्टर आपको थोड़ा अभी देखना है कि आपका पोर्टफोलियो कहाँ है, किस तरह के स्टॉक है और मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप पूछो तो भई जैसे रेलवे है या डिफेंस है या पीएसयू है कैपिटल इंटेंसिव इंजीनियरिंग कंपनीज़ हैं और वो सब है ना, उनको भी टाइम लगेगा रिकवर होने में, काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन कंज़्यूमर जो अभी तक चले नहीं थे, वो चलेंगे। लेकिन गाइज़ ये कंज़्यूमर स्टॉक भी ऑलरेडी काफ़ी हाई वैल्यूएशन में, सस्ते तो नहीं मिल रहे। तो वो भी चीज़ आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है कि भई ये सब लेवल पे कब कौन से लेवल पे एंटर करना है। ऐसा नहीं है रातों-रात सब कुछ भाग जाएगा, लेकिन थिंग्स विल बी बेटर। लेकिन ये जो इतना बड़ा शिफ्ट है गवर्नमेंट का, वो कुछ अलग ही दिखा रहा है कि गवर्नमेंट अभी कैपिटल नहीं कंज्यूमर करके नीचे से बॉटम अप अप्रोच से सभी को ऊपर लाना चाहती है और देखो विकसित भारत कब होता है? जब मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ कि अगर आपका अनलेस अनलेस पंद अभी हमारा 2,500 डॉलर का पर कैपिटा है। वो कम से कम अगर 20,000 के ऊपर जाता है तब जाके विकसित भारत होगा और उसके लिए पैसे कंज्यूमर लेवल पे होने चाहिए, सिटीज़न लेवल पे होने चाहिए और जो जो बेसिकली अगर आप बोलो तो ये सरकार काम भी कर रही है लेकिन किस लेवल तक जाएगी वो बात अलग है। चलिए अभी कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। मैं जो आज क्वेश्चन सुबह के भी का आए हुए वो मैं देख लेता हूँ। तो 1 मिनट 1 मिनट आई एम जस्ट चेकिंग इट चलिए इंडियन स्टॉक मार्केट गॉन अप अपोजिट टू इकोनॉमी इन लास्ट फ्यू इयर्स यस यस भानु वो तो सही है चाइना मेक्स प्रोडक्ट्स ऑफ 2714 प्राइस या एग्री एग्री भानु प्रताप लेकिन चाइना उस तरह से काफी आगे भी है और उज्जीवन फाइनेंस में जो आपका क्वेश्चन है उज्जीवन फाइनेंस में आप रखो भानु प्रताप आगे जाके आप देख सकते हो एंड ओके सो और भानु प्रताप बोले कि क्या मैं वोडाफोन आइडिया से निकल जाऊं यस वंस योर प्राइस आई थिंक योर प्राइस इज 9.76 I will highly recommend to get out from the stock as early as possible. Okay, Suresh Kela, nice, be truthful. That is just and thank you, Suresh. Anil, US president is thinking of removing taxes for their citizen. Let's see what is our government is going to plan. तो अनिल जी आपने कल ये क्वेश्चन लिखा और आज से they have planned for giving you 12 lakh rupees exemption. That's a big exemption. So yes, in a way that is a very very good point.
होपफुली वहाँ से भी वो क्या ना इकोनॉमी का पाया चलना लगेगा, देखना पड़ेगा। गायत्री प्लीज़ सजेस्ट अबाउट बजाज फाइनेंस, एबी कैपिटल, कोचिंग शिपयार्ड। आज अगर आप बोलो बजाज फाइनेंस इसमें से अगर मैं बात करूँ तो ईबी कैपिटल आई एम नॉट टू मच श्योर अबाउट इट। ओके, हाँ, अभी काफ़ी बड़ा है लेकिन बजाज फाइनेंस और कोचिंग शिपयार्ड आज आज है ना ये मैं भूलना भूल गया था लेकिन शिपिंग इंडस्ट्री में काफ़ी हद तक उन्होंने अनाउंसमेंट की है और उसके वजह से ना काफ़ी सारे स्टॉक्स बेनिफिट में रहेंगे। लेकिन कोचिंग शिपयार्ड अगर बात करूँ आज तो 4% गिरा है यानी डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा है लेकिन देखो यार क्योंकि अभी ये कैपिटल इंटेंसिव के बारे में नहीं है और ओवरऑल गवर्नमेंट से इतना पुश नहीं मिलेगा तो दिस इज़ द पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड। आई थिंक यहाँ से अगर आप बजाज फाइनेंस ठीक है, बाकी सब आपको देख के निकलना है तो निकल सकते हैं। भानु दिल्ली टुडे आई सेल ऑफ हाफ ऑफ द क्वांटिटी सेलेड व्हिच वाज इनिशियली ओके, ओके भानु। चलिए और एक क्वेश्चन है अ अजीत साहू का कि इम्पैक्ट ऑन बजट टुवर्ड्स बैंकिंग एंड क्रेडिट कार्ड। बैंकिंग में कुछ ऐसी कोई अनाउंसमेंट ही नहीं आई इस बार बजट में। हाँ, वो न्यू टैक्स रिजिम नेक्स्ट वीक बोलने वाले हैं, वो देखना पड़ेगा क्या आएगा। काफ़ी हवा में बातें चल रही है कि भई अभी डीटीसी लागू हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स कोड लागू हो जाएगा। वो लागू होगा कि नहीं होगा वो हमें पता चलेगा। लेकिन ये जो बात करें कि नेक्स्ट वीक देयर इज़ अ न्यू इनकम टैक्स पॉलिसी तो क्या सही में डीटीसी लागू पड़ने वाला है? अब ये स्पेक्युलेशन है लेकिन देखते क्या होता है। ये जो मैंने मार्केट से सुना वो मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज़ बैंकिंग में ऐसा कोई चेंज नहीं है लेकिन हाँ, बैंकिंग ओवर द टाइम जैसे इंटरेस्ट रेट कट होता है आई थिंक दैट विल बी इन अ मच मच बेटर पोज़ीशन। ओके, तो कीप दिस इन माइंड। सी एट द एंड ऑफ द डे अभी देखो तो अ, ऑलमोस्ट 4-5 दिन पहले आरबीआई ने 1.5 लाख करोड़ का लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ किया था। आज गवर्नमेंट ने भी वापिस ये जो इनकम टैक्स रेट लो करके ना कुछ बेनिफिट्स दिए। लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी को चलना है तो क्रेडिट ग्रोथ बढ़ना पड़ेगा और इसके लिए बातें चल रही है कि आरबीआई भी इस बार इंटरेस्ट रेट कट होगा। इंटरेस्ट रेट अगर कट होता तो 15-16% से अगर क्रेडिट ग्रोथ बढ़ता है तभी मार्केट बढ़ेगा, तभी इकोनॉमी को सस्टेनेबल 7 टू 8% नेक्स्ट 20-25 ईयर्स में ग्रो होना है तो both fiscal and monetary policy is very very important. Any one policy is not going to help you out. So ये होपफुली आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट कट होगा तो उसका बेनिफिट भी काफी हद तक आएगा काफी सारे सेक्टर्स में। चलिए तो यहाँ तक रखते हैं। सो होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। आपके कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स से डालिए और जैसे मैंने बोला आप हमारे प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। सी यू देन, बाय बाय।